उसे बाथरूम में पहुंचाने तक उसका सांस बुरी तरह फूल गया और वो हाँफने लगी। बंधे हुए बेहोश कैदी को बाथरूम में बंद करके वो रेफ्रिजरेटर की तरफ आई और ठंडे पानी के 2 गिलास गटागट चढ़ा गई। पानी पीने से जरा सा सुकून मिला तो उसके जहन में एक नया ख्याल घूंदा। वो अपने थैले से रुई का पैकेट लेकर दोबारा बाथरूम में जा घुसी। उसने छोटे टुकड़ों की सूरत में रुई का आधे से ज्यादा पैकेट कैदी के हल्क तक ठूंस दिया और वो दोबारा बाथरूम से निकल आई। वो मशीनी और गैर इरादी तौर पर वो सब करती चली आ रही थी। उसने कैदी को उस बुरी तरह बेबस कर दिया था कि वो होश में आने के बाद भी अपने निजात के लिए कुछ नहीं कर सकता था, मगर वो ये समझने से कासिर थी कि मेरे फारिग होने के बाद भी उससे कैसे छुटकारा पाया जाएगा। अपने कमरे में कुछ देर तक टहलने के बाद वो थक कर मसहरी के किनारे पर बैठ गई। उसके कान इंटरकॉम की तरफ लगे हुए थे। उसे पूरी उम्मीद थी कि रीना से मुज़ाकरात खत्म होते ही मैं उससे राब्ता करूंगा और उसकी मुश्किल आसान होने की कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। उसे अपना कैदी गले की हड्डी बनता नजर आ रहा था। उसे ज्यादा से ज्यादा कमरे से निकालकर होटल की राहदारी में डाला जा सकता था। इस काम के लिए मैदान साफ होना जरूरी था। रात गए होटल के अमले और मेहमानों की बेखबरी में वो काम किया जा सकता था, लेकिन असल खतरा राह के एजेंटों की तरफ से था। उन्होंने गजाला की तजलील के लिए अपने किराए का आदमी अंदर भेजा हुआ था। उसकी वापसी तक वो एक लम्हे के लिए भी गजाला के कमरे से गाफिल नहीं हो सकते थे। जो ही वो किसी को भारी इंसानी वजूद के साथ गजाला के कमरे से निकलता हुआ देखते, अचानक सामने आकर हमको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेते। गजाला को मेरी आमद के बाद भी वो मसला हल होने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। वक्त सिसक सिसक कर गुजरता रहा। गजाला होलनाक अंदेशों की दलदल में डूबती और उबरती रही। अपनी तौहीन और अजनबी के जारहाना तेवरों पर मुश्ताइल होकर गजाला एक इंतहाई कदम उठा चुकी थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके जहन में यह ख्याल रासिक होता जा रहा था कि उसने गलती का इर्तिकाब किया था। मैं उस पर गुजरने वाली कयामत से बेखबर रीना को खरीदने में मसरूफ था। गजाला की बेचैनी हर लम्हे बढ़ती जा रही थी, जो रफ्ता रफ्ता तशवीश में बदल गई थी। अचानक कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और गजाला का दिल उछल कर हरक में आ गया। वो पटी पटी और खौफजदा निगाहों से बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि तवील इंतजार से उकता कर आखिरकार राह के एजेंट अपने आदमी की तलाश में उसके दरवाजे पर आ पहुंचे थे। वो इन्हें रोकना चाहती तब भी अंदर आने से नहीं रोक सकती थी। दरवाजा ना खोलती तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर आने पर कादिर थे। वो उठी तो उसकी पिंडलियों में हल्की सी लर्जिश मौजूद थी। कौन है? उसने बंद दरवाजे के करीब पहुंचकर कमजोर आवाज में सवाल किया। रूम सर्विस मैडम। बाहर से एक मुहज्जब मर्दाना आवाज सुनकर गजाला के खोए हुए औसान कदरे बहाल हुए और उसने दरवाजा खोल दिया। बैरूनी राहदारी में सर्विस ट्राली मौजूद थी। उसके सामने एक नौजवान वेटर चाय की ट्रे उठाए मौजूद था। क्या बात है? गजाला ने उसे अंदर आने की राह दिए बगैर सपाट आवाज में पूछा। मैडम, आपका 2 चाय का ऑर्डर था, उसने सटपटाए हुए लहजे में जवाब दिया। उसकी आंखें गजाला के शानों के पीछे कमरे में देखने की कोशिश कर रही थी। मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, गजाला ने बेरुखी से जवाब दिया और दरवाजा बंद करके उससे पुश्त लगा दी। कमाल है, इंटरकॉम पर तो कमरे का यही नंबर बताया गया था। इसके कानों में बाहर से वेटर की बुड़बुड़ाहट आई। खैर, देखा जाएगा। गजाला कुछ देर तक उसी हालत में खड़ी रही, फिर थके हुए अंदाज में चलकर एक सोफे पर जा गिरी। गुजरे हुए वाकयात ने जरा सी देर में उसे अंदर से निचोड़ कर रख दिया था। वो खुद को बिल्कुल बेरूह महसूस कर रही थी। गजाला को यकीन था कि वेटर की बुड़बुड़ाहट उसे धोखा देने के लिए थी। वो होटल का वेटर नहीं, वेटर के रूप में राह का कोई आदमी था जो चाय के बहाने कमरे के अंदर का जायजा लेने की नीयत से भेजा गया था। यह गनीमत हुआ कि गजाला ने उसकी आमद से पहले बेहोश कैदी को बाथरूम में मुंतकिल कर दिया था। वो अपनी जगह पड़ा रहता तो दरवाजा खुलते ही उसका निगाहों में आना यकीनी था। गजाला अपनी जगह फिक्रमंद थी और राह वाले अपनी जगह तशवीश में मुब्तला थे। उनकी तरफ से वेटर के रूप में छेड़छाड़ की इब्तिदा हो चुकी थी। गजाला की समझ में नहीं आ रहा था कि वो तने तनहा कितनी देर तक इन रूह फरसा हालात का मुकाबला कर सकेगी। अचानक उसके कमरे में रखे हुए फोन की घंटी चीख उठी। गजाला देर से इसी सुहानी आवाज के मुंतजिर थी। उसके वजूद की सारी तवानाइयां सिमट कर उसकी टांगों में मरकूज हो गई और उसने दौड़ कर रिसीवर उठा लिया। मेरी आवाज सुनकर गजाला ने कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा कि मैं फौरी तौर पर उसके कमरे में पहुंचूं। वहां गड़बड़ थी। मेरा माथा ठिनक गया। गड़बड़ थी तो उसने मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया, जबकि हमारे दोनों कमरे एक फ्लोर पर वाक़ थे। लम्हा भर में मेरे जहन में कई इम्कानात उभरे और खुद ही मादूम हो गए। वो वाक़या कुछ भी रहा हो, असल अहमियत इस बात की थी कि गजाला सही सलामती और मुझसे बात करने की काबिल थी।
अपने कमरे में उसे एक ही खतरा हो सकता था कि नशे में चूर कोई पड़ोसी बार बार उसे तंग कर रहा हो और वो दरवाजा खोलते हुए डर रही हो। वो दिल्ली का कोई निहारी होटल नहीं बल्कि 5 स्टार होटल था। वहां एक से एक बिगड़ा हुआ रईस आता था। ऐसे लोगों से उलझना या इन्हें समझाना आसान काम नहीं था। इस वक्त सरकारी गवाह के तौर पर मेरे साथ रीना की मौजूदगी सूदमंद साबित हो सकती थी। उसकी सरगर्मियां कुछ भी रही हूं, लेकिन वो राह की तनख्वाहदार जरूर थी। मेरा ख्याल था कि उसके सरकारी कार्ड की एक झलक ही गजाला को सताने वाले का नशा हिरन कर देगी। मैंने रीना को अपने साथ आने का इशारा किया और तेजी से कमरा छोड़ दिया। गजाला के बंद दरवाजे पर दस्तक देने के साथ ही मैंने ऊंची आवाज में उसे दरवाजा खोलने की हदायत की। मुद्दा यह था कि उसे कोई गलत फहमी ना हो, बल्कि मेरे पहुंचने का इत्मीनान हो जाए। दरवाजा खुला और गजाला बिलक कर मेरे सीने से लिपट गई। मैं उसे अपनी बाहों में लेता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। रीना ने हमारे बाद अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। काफी देर तक गजाला की सिसकियों और आंसुओं का सिलसिला नहीं रुक सका। इस दौरान में उसने जब दूसरी बार बाथरूम की तरफ इशारा किया तो रीना के कदम उस तरफ उठ गए। बाथरूम का दरवाजा खोलकर उसने अंदर का मंजर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। ये तो शायद मर चुका है, कब से यहां पड़ा हुआ है? उसने पलटकर ससराती हुई आवाज में सवाल किया। उसके इंकशाफ पर मेरे औसान खता हो गए। बंधे हुए बेहोश कैदी को देखकर मैंने भी वही सोचा जो रीना के जहन में आया था। किसी ने तशद्दुद के बाद इसे मार कर वहां डाल दिया था। गजाला किसी जरूरत के तहत बाथरूम में गई तो उसे देखकर दहशतज़दा हो गई। इस असना में मैंने उसे फोन कर लिया। गजाला इस वक्त शदीद जज्बाती बहरान से दो चार थी, मगर उसे यह याद था कि इस वक्त राह पर किसी किस्म का शुबा जाहिर करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। उसे किसी भी कयास सराय से बचते हुए बहुत इख्तिसार के साथ पूरा वाकया हमें सुना दिया। मगर इस मरदूद को तुम्हारे कमरे की चाबी कहां से मिल गई? गजाला की रुदात सुनकर रीना ने हैरत से पूछा। यह सब बाद में सोचा जा सकता है, इस वक्त ये बताओ कि इससे निजात कैसे मिलेगी? गजाला ने रूंधी हुई आवाज में कहा। वो मेरे सीने से अलग हो चुकी थी, मगर उसने मजबूती से मेरा दाहिना बाजू थामा हुआ था। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि उसकी उंगलियां मेरे बाजू में गड़ी जा रही थी। मैंने अंदाजा लगाया कि इस वक्त रीना की हैरत सरासर मसनूई थी। बेदस्तो पाक कैदी को देखकर वो किसी नतीजे पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसकी खूबसूरत आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई नजर आ रही थी। तुम फिक्र ना करो, रीना गजाला की पुष्ट पर हाथ फेर कर उसे दिलासा दिया। सब ठीक हो जाएगा, मैं भी बंदोबस्त करती हूँ। वो सीधी फोन की तरफ गई और बराह रास्त कोई फोन नंबर मिलाने में मसरूफ हो गई। मैं गजाला को तसल्ली तशवी देता रहा, मगर मेरे कान रीना की तरफ लगे हुए थे। फोन का सिलसिला मिल जाने पर रीना ने इतनी नीची आवाज में गुफ्तगू की कि मैं कोशिश के बावजूद वाज़ेह तौर पर कोई लफ्ज नहीं सुन सका। अपनी गुफ्तगू खत्म करके वो हमारी तरफ घूमी और बोली, कैदी को यहीं छोड़कर बाहर चलो, राह वाले खुद इसे उठा ले जाएंगे और पूछताछ कर लेंगे। मेरे लिए वो बड़ी खबर थी, लेकिन गजाला सख्ते के से आलम में थी। मैंने उसके रुखसारों पर थप्पड़ लगाकर उसे होश दिलाया और उसे उस कमरे से निकालकर अपने कमरे में ले आया। यहां नहीं, अब कुछ देर के लिए होटल से बाहर निकल चलो। रीना ने मेरे कमरे के दरवाजे पर रुककर मशवरा दिया। गजाला का दिल बहल जाएगा। चंद सालों पहले खुद मैंने रीना के साथ वही प्रोग्राम तय किया था। मैंने उसे कहा कि वो गजाला की मदद करे ताकि वह हाथ मुंह धोकर हमारे साथ बाहर जाने के काबिल हो सके। रीना ने गजाला का हाथ थामा और उसे लेकर गुसल खाने में घुस गई। हमारे सिर्फ कमरे बग किए गए थे, लेकिन होटल के हमारे से बाहर आने तक तीनों की जुबानें बंद रहीं। इस वक्त तक मुझे सही हालात का इल्म नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि गजाला पर नाकाम मुजरिमाना हमले की कोशिश को राह की सरपरस्ती हासिल होगी। आज तुमने कमाल कर दिया। होटल से बाहर निकलते रीना तारीफी लहजा में बोल पड़ी। मैं तुम्हें एक आम सी खानादार लड़की समझती थी, मगर तुम तो छुपी रुस्तम निकली। तुमने मुरली जैसे देव पैकर को इतनी आसानी से कैसे जेर कर लिया? रीना के अल्फाज पर मैं चौंक पड़ा। मुरली? तो क्या तुम इस हमलावर को जानती हो? रीना ने मुतासफाना अंदाज में अपने सर को असबात में जुम्बिश दी और कहा, मैं वहां यह बात नहीं कह सकती थी, मगर अब बता रही हूं कि गजाला के कैदी को देखकर मुझे जबरदस्त झटका लगा था। मुरली बाड़ा हिंदू राव का एक मामूली बदमाश है जो कभी कभी हमारे लिए काम करता है। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि इसे तुम्हारे बड़ों ने भेजा होगा। गजाला ने आजुर्दा आवाज में कहा। वो इस तरह वहां शेर बना हुआ था जैसे वो इसी कमरे का मालिक हो। मेरी खोपड़ी घूम गई और मैंने जहरीली आवाज में रीना से पूछा, यह किसकी हरकत थी? इस बारे में तुमने किससे बात की थी? मेरी रसाई नरेश तक है। वो मुरली की नाकामी की खबर सुनकर गालियों पर उतर आया था। तुम यकीन करो कि मैं इस हरकत से बिल्कुल बेखबर थी। रीना को अपने बारे में किसी वजाहत की जरूरत नहीं थी। मैं उसका इस्तरारी रद्दअमल देखकर उसकी बेगुनाही पर ईमान ला चुका था। नरेश शर्मा अपनी हर शिकस्त के बाद किसी जख्म खोरदा सांप की तरह पलट पलट कर भयानक वार कर रहा था। यह हमारे मुकद्दर की यावरी थी कि उसे कोई मनपसंद कामयाबी नसीब नहीं हो रही थी।
वो बहुत जलील शख्स है, मैं इसे फना कर दूंगा। मैंने तेज में आकर गुर्राती हुई धीमी आवाज में कहा। अपने ऊपर काबू रखो। रीना ने हरासा होकर मुझे झंझोड़ डाला। हम खुले बाजार में निकल आए हैं, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। अचानक मुझे याद आ गया कि भारत की सरजमीन पर मैं डैनी नहीं मजहर खान बना हुआ था, जो एक मसलियत कोश और डरपोक कारोबारी शख्स था। मैंने संभल कर कहा, मैं जानता हूं कि चूंटी भी अपने घर में शेर होती है, लेकिन बर्दाश्त की एक हद होती है। शायद कसूर मेरा है। रीना मायूसाना लहजे में बोली। मुझे तुमको नहीं बताना चाहिए था कि मैं मुरली को जानती हूँ। मैं अपनी जुबान बंद रखती तो तुम इसी बात पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे होते कि बेहोश कैदी से आराम से जान छूट गई, वरना वो गले का हार बन जाता। रीना ठीक कह रही है, खजाला ने मुझे समझाया। इस कमीने के मुंह लगना बेकार है। हम यहाँ रुके तो वो इसी तरह हमारी राह में रोड़े अटकाता रहेगा। अब हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हम बुरी तरह फंस जाएंगे। मेरी नहीं तो अपनी गजाला की बात ही मान लो। रीना ने मेरी खुशामद की। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर मैंने फैसला कर लिया कि दूसरे कमरे की बुकिंग वापसी पर मंसूख करा दूंगा। भूल चूक में वो कमरा किसी भी वक्त मेरा या गजाला का मदफन बन सकता था। खामोशी से कुछ फासला तय करने के बाद रीना से न रहा क्या और वो गजाला से दोबारा पूछ बैठी। देखने में तुम धान पान सी लड़की हो जो जरा सी तेज हवा से उड़ सकती हो। तुमने मुरली को इतनी आसानी से बेहोश करके कैसे बांध डाला? गजाला को जोश में आकर शेखी बिगाड़नी चाहिए थी, मगर वो ऐसी किसी हरकत के मुजमरात से आगाह थी। वैसे भी वो रीना को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। उसने सरसरी लहजे में कहा, बस वो धोखे में खड़ा रह गया और मेरा हाथ सही जगह पड़ गया, वरना आज मेरी जान ही निकल गई होती। असल कहानी वो होश में आने के बाद सुनाएगा, जो मुझ तक पहुंच जाएगी। रीना ने हमारी अफसुर्दगी दूर करने के लिए शौखी से कहा, तुम बिला वजह इंकसार से काम ले रही हो। गजाला फीके अंदाज में हंस पड़ी। कभी कराटे सीखा था, आज वही काम आ गया। वो आसानी से गिरने वाला नहीं था। एक तरफ उसने गजाला पर रकीक वार करके मुंह की खाई, दूसरी तरफ तुम्हें मेरे पास भेज दिया। मैंने गुफ्तगू में दखल अंदाज होते हुए कहा, मैं अभी तक नहीं समझ सका कि वो दुनिया भर की सियासी कहानियां सुनाकर मुझे क्या जताना चाह रहा है। मुझे हैरत है कि तुम अभी तक कुछ नहीं समझ सके। वो लोमड़ी की तरह मकार मगर भेड़ की तरह बुजदिल अफसर है। उसके दिमाग के किसी कोने खुदरे में यह डर बैठा हुआ है कि तुम पाकिस्तान जाकर अपनी बातों से फिर गए तो क्या होगा। उसके पास तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है। वो तुम्हें बिला वजह धमका रहा है। अमेरिका और भारत का गठजोड़ बहुत पुराना है। सबको मालूम है कि दुनिया किधर जा रही है। उसका ख्याल है कि बड़े बड़े मुल्कों के खेल की कहानियां सुनकर तुम रोब में आ जाओगे और खामोशी से कठपुतली बने रहोगे। हम पहले भी कई पाकिस्तानियों को फांस चुके हैं, लेकिन तुमको पता नहीं क्यों। उसने तफसील से बताया। मेरे दिल की बात दोहराकर उसने मुझे खामोश होने पर मजबूर कर दिया। वो जमाना शनास लड़की थी, हर बात मौका महल की मुनासबत से करती थी। नरेश शर्मा की हिकमत अमली का जिक्र करते हुए उसने बहुत खूबसूरती से मेरी और अपनी वीडियो का जिक्र गोल किया था। मेरे सामने वही चंद बातें थीं जिनकी वजाहत के लिए हमारा होटल से बाहर निकलना जरूरी था। वो वजाहतें सामने आने के बाद मेरा जहन हल्का हो गया और हम खुशदिली के साथ अपने कुर्बो जवार की दिलचस्पियों में महव होकर नए सिरे से कनाट प्लेस की सैर में मसरूफ हो गए। बाजार की भीड़ भाड़ से गुजरने के बाद हम खास के एक किते में जा बैठे। गुफ्तगू करने की आज़ादी मुयस्सर आते गजाला ने फिर नरेश का जिक्र निकाल लिया। थोड़ी देर पहले उसके साथ पेश आने वाला वाकया इस कदर होलनाक था कि वो कोशिश के बावजूद उसे अपने जहन से महव करने में कामयाब नहीं हो रही थी। मैंने उसे रीना के साथ दिल की भड़ास निकालने के लिए, सेर हासिल तबादला ख्याल का मौका देने के लिए सिगरेट सुलगाई और नरम घास पर दराज हो गया। पछताने के बजाय ये सोचो कि आज तुम्हारे हाथों उसकी कैसी सुबकी हुई है। जब अंकल को पता चलेगा कि आज क्या हुआ है तो नरेश ने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। कुछ देर बाद मेरे कानों में रीना की आवाज आई। वो गजाला को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसकी सुबकी मेरे जख्म को मुंतमिल नहीं कर सकती। मुझे पहली बार अंदाजा हुआ है कि औरत होना क्या मानी रखता है। वो गजाला की मुरझाई हुई आवाज थी। उसका पढ़ाया हुआ और समझाया हुआ आदमी अपने कदमों पर चलकर तुम्हारे कमरे में पहुंचा था। तुम अंदाजा लगाओ कि जब उसे बेहोशी की हालत में स्ट्रेचर या कंधों पर लाद कर ले जाया गया होगा तो नरेश के दिल पर कैसे सांप लौटे होंगे। तुमने अपनी बसात से बढ़कर बदला लिया है। एक जख्म लगाने से दूसरा जख्म नहीं बढ़ता। यह खुदा का शुक्र है कि उसका वार खाली गया और मैंने आने वाले को खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। वो जरूर सर पीट रहा होगा, मगर मेरी खलिश अपनी जगह पर है। यह रफ्ता रफ्ता ही खत्म होगी। तुम भी मजहर खान की तरह हिसास तबीयत के मालिक मालूम होती हो। यह समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे दुश्मन के सितारे गर्दिश में आए हुए हैं। उसे हर तरफ नाकामी का सामना है। उसे सबसे बड़ा धचका उस वक्त लगेगा
जब मजहर पाकिस्तान जाकर चंद दिन बाद इसे आंखें दिखाएगा और वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। यह तुम्हारी खाम ख्याली है, मैंने लेटे लेटे जवाब दिया। मेरे लिए 25,000 रुपये माहाना की रकम मामूली नहीं है। जब तक वो इनकार नहीं करेगा मैं उस जलील और कमीना फितरत शख्स के लिए काम करता रहूंगा। मेरे जवाब पर रीना हैरान रहेगी। तुम्हारा यह इरादा है तो इसके सारे जतन बेसूद हैं। पता नहीं वो क्यों कांटों पर मुंह मार रहा है। सब कुछ होने के बावजूद यह बात तय थी कि रीना अजीत राय अपनी माँ की बीमारी की वजह से मजबूरियों की दलदल में फंसी हुई थी। राह की मुलाजमत उसकी मजबूरी थी। एक मरतबा वो तोक पहन लेने के बाद अपनी मर्जी से उसे उतार फेंकना उसकी बिसात से बाहर था। ये और बात थी कि उसे किसी लग़ज़िश के बिना पर मातूब या माजूल कर दिया जाता। गजाला की तरह रीना भी एक औरत थी। राह के दरिंदे औरत को नकेल देकर अपना गुलाम बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जब तक रीना उनकी सफ़ों में शामिल थी इस पर आंखें बंद करके एतबार नहीं किया जा सकता था। वो कमज़ोर औरत अपने बड़ों के सामने किसी भी लम्हे आसाब शिकन तजर्बात से गुजर सकती थी। ऐसे कमज़ोर लम्हों में वो दुनिया का हर सच उगलने पर मजबूर हो जाती। अपने बचाव के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं अपने बारे में ये बात उसके ज़हन में रासिक कर दूं कि मैं मजहर खान था जिसके लिए ताकतवर से डरना और हर कीमत पर 4 पैसे कमाना ज़िंदगी गुजारने के सुनहरे असूल थे। रीना को इस बात की हवा भी नहीं लगी थी कि राह के दफ्तर की आग और जॉन स्मिथ के कत्ल जैसे बड़े कामों में हमारे कोई हाथ कार फरमा थे। फिर भी शायद उसने अपने दिल में मेरे लिए कोई बड़ा मकाम बनाया हुआ था। मैंने महसूस किया कि मेरे बुज़िलाना जवाब से रीना के इस तसव्वुर को ठेस से पहुंची थी। वो यकायक खामोश हो गई थी। मैं उसकी कोई दिल आज़ारी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने मफादात को नज़रअंदाज करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने उसे मज़ीद कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। वो गजाला की बातों के जवाब में भी बस हूँ हाँ करती रही। फिर वापसी के इरादे से उठ खड़ी हुई। कल दिल्ली में हमारा आखिरी दिन है। उसे रुखसत करने से पहले गजाला ने याद दिलाया, मिलने के लिए आओगी? कोशिश करूंगी मगर वादा नहीं करती, उसने मुझसे नजरें चुराते हुए अफसुर्दगी से कहा। मैंने उससे आने के लिए इसरार नहीं किया। गजाला के बाद उससे तपाक से हाथ मिला और वो बोझल कदमों से एक तरफ चलती। हम दोनों पार्क में खड़े चंद सानियों तक उसे जाते हुए देखते रहे, फिर मुड़कर अपनी राह हो लिखे। आपने आखिर में पैसे के लिए अपना लालच जाहिर करके बिला वजह उस बेचारी को मायूस कर दिया। उसे आपके अनहोने ख्यालात सुनकर सदमा हुआ था। गजाला ने मेरे साथ चलते हुए धीरे से कहा, आप पैसे की परवाह भी नहीं करते, फिर बिला वजह उसे ये जताने की क्या जरूरत थी? खामोशी से चलती रहो, अपनी ज़रूरियात को मैं बेहतर तौर पर समझता हूँ, मैं नरमी से जवाब दिया। थोड़ी देर बाद हम होटल पहुँच गए। मैंने काउंटर पर खड़े खड़े गजाला के कमरे की बुकिंग मनसूख कराने के बाद उसका नाम अपने साथ दर्ज करवा लिया। मेरे इमाम पर कलरक ने कमरे से मुख्तसर सा सामान निकालने के लिए चाबी गजाला के हवाले कर दी। हम ऊपर पहुंचे तो रूम सर्विस वालों को इंटरकॉम पर एक कमरा खाली होने के बारे में इतला मिल चुकी थी। मैंने गजाला के कमरे में घुसते ही बाथरूम में झांका तो वो खाली पड़ा हुआ था। बेदस्तों पाक कैदी वहां से गायब था। शायद राह वाले पहली फुर्सत में उसे वहां से निकाल कर ले गए थे। गजाला ने अपना असबाब समेटा, पोर्टर ने उसके दोनों थैले उठाए और हमने इस कमरे को खैरबाद कह दिया। हमने जब से भारत की सरजमीन पर कदम रखा था हालात को किसी एक जगह करार नहीं था। सूरत अहवाल पल पल में अपना रंग बदल रही थी। कभी यूं महसूस हुआ जैसे हमने दुश्मन के खिलाफ अपनी लड़ाई फैसला कुन अंदाज में जीत ली है, और कभी हमें अपना अंजाम सामने नजर आता था। नरेश कुमार को दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक दिल्ली से हमारी रवानगी में कमोबेश पूरे 1 दिन का वक्फा हायल था। नरेश ने इस वक्फे का फायदा उठाते हुए मुरली नामी बदमाश के जरिए जो नाकाम वार किया था उसे मुझे ज़हनी इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया था। आसार व कराइन बता रहे थे कि नरेश पै दर पै कई चोटें खाकर भी निचला बैठने वालों में से नहीं था। वो हर बार नए जाविये से हमला कर रहा था और तवक्का ये थी कि वो अगले 24 घंटों में फिर कोई ना कोई हरकत करेगा। होटल के कमरे में हम इंडियन सीक्रेट सर्विस के नस्ब किए हुए खुफिया आलात के असीर थे, इसलिए आपस में खुलकर बात नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह फिक्र और तशवीश में मुब्तला थे। गजाला का तजर्बा ताज़ा और ज़्यादा गंभीर था, इसलिए उसकी तशवीश भी ज़्यादा गहरी थी। 8 बजे गैर मुतवक्का तौर पर नरेश शर्मा का फ़ोन आ गया। ऑपरेटर की जुबान से उसका नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा। सुना है कि आज किसी बदमाश ने तुम्हारी साथी के कमरे में घुसकर उससे बदतमीजी करने की कोशिश की थी। रीना ने इस मामले पर गजाला के कमरे से बराह रास्त नरेश से गुफ्तगू की थी और उसी के इमाम पर हमें कैदी को छोड़कर बाहर निकल जाने का मशवरा दिया था। उसने ये तस्दीक भी की थी कि मुरली अक्सर ड्रा वालों के लिए काम करता रहा था। उसकी नाकामी की खबर सुनकर नरेश शर्मा गुस्से में आपे से बाहर हो गया था। इन तमाम शवाहिद की रोशनी में उसके अनजान बनने का कोई जवाब नहीं था। इसका वो सवाल सुनकर मेरा खून खौल उठा, मगर मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देने से कासिर था। मैंने बहुत ज्यादा तहम्मुल से
काम लेते हुए कहा, काश तुमने सुनने के बजाय वो मंजर देखा होता। मेरी साथी की खौफ से आधी जान निकल गई थी, मगर वो बहुत दलेर और मर्दमार लड़की है। मैंने तुम्हारे मुजरिम को देखा है, हैरत है कि वो चूहे की तरह उस लड़की से पिट गया। जालिम और मजलूम में यही फर्क होता है, जब मजलूम अपने बका के लिए लड़ने पर कमर बस्ता हो जाता है तो अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को भी पलक झपकते में जेर कर लेता है।